लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर श्री मोहित बडानी जी इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और रेवेन्यू अश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री मोहित बडानी जी के पास बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और गवर्नमेंट ऑडिट्स का वृहद अनुभव है। लखनऊ क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके श्री मोहित बडानी जी डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरटेल यूपी सर्कल रीजनल ऑफिस और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध श्री मोहित बडानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं सीए मोहित बडानी आप सभी के सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें हम गैप्स भी बोलते हैं। गैप्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिस पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। आज हम सीखेंगे क्या होता है गैप्स, क्या होती है इसकी यूसेज, क्यों इम्पोर्टेंट है किसी अकाउंटिंग प्रोफेशन में ये, और किस किस तरीके के गैप्स होते हैं, मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो अकाउंटिंग से हम क्या समझते हैं कि ये एक बिजनेस की प्रोसेस है जिसमें हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर्स में क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना के उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रिपेयर करते हैं उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। वो किसी भी यूजर्स की नीड के लिए होता है। अलग अलग यूजर्स की अलग अलग नीड होती है, उसकी यूजफुलनेस होती है, तो वो यूजर्स के लिए प्रेजेंटेबल बनाया जाता है ताकि यूजर्स की नीड को फुलफिल किया जा सके। जैसे कि बैंकर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होते हैं बिजनेस ओनर की लिक्विडिटी जानने के लिए, टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स कलेक्शन के लिए, ओनर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। तो इन सभी कारण के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो यूजर्स के लिए यूजफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। तो क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या क्या आता है बेसिकली इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं जिसमें हमारा बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं और इसी पूरी प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। अब समझते हैं हम कि गैप क्या होता है। तो जैसा कि हमने जाना कि अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो तरह तरह यूजर्स उसको यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के लिए। तो अब लेट्स से कोई बिजनेस ओनर अपनी बुक्स बना रहा है, उसने 3 अकाउंटेंट्स को बुलाया और अपनी बिजनेस की बुक्स दी, और उन अकाउंटेंट्स ने क्या किया कि प्रॉफिट निकाला। 3 अलग अलग अकाउंटेंट्स ने अलग अलग प्रॉफिट निकाला, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आई। अलग अलग बुक्स थी, बुक्स सेम थी और अकाउंटेंट अलग अलग अकाउंटेंट को दी, उन्होंने अपने कुछ नॉर्म्स फॉलो किए, अपने हिसाब से कोई रूल्स फॉलो किए, और जब रिजल्ट्स आया तो तीनों के प्रॉफिट में काफ़ी फर्क था, काफ़ी डाइवर्जन था। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, जो भी अकाउंटिंग, जो भी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, उसी को दूर करने के लिए, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसे हम गैप कहते हैं, बनाए गए। ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसपे पूरी अकाउंटिंग बेस होती है कि ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। इसी को हम गैप्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है गैप। गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
refers to rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. जैसा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में समझा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, तो गैप वो सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो अडॉप्ट की जाती हैं उस प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें हमने समझा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो इनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इनको कंसेप्ट भी कहते हैं, कन्वेंशंस भी कहते हैं, पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्यों होती है गैप की, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए, क्या इसकी नीड है, क्यों हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी, ताकि अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी है, इसीलिए गैप को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले तो इसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे यूज़र्स को, अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग नीड्स के लिए चाहिए होता है। तो वो यूज़र्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र ओनर खुद हो सकता है, और एक्सटर्नल यूज़र्स पे हमारे बैंकर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए डेटा मीनिंगफुल बने, इसीलिए हम अडॉप्ट करते हैं गैप्स, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। और डेटा को रिलायबल और कंपेरेबल बना सके, तो डेटा है उसको रिलायबल हो, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स हैं उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी, तो डेटा रिलायबल भी होगा, और ईयर वाइज बनाएंगे तो कंपेरेबल भी होगा, ताकि दूसरी फर्मों के साथ कंपेयर भी हो सके, और इंटर पीरियड मतलब पीरियड वाइज भी कंपेयर हो सके। उसके बाद हमने जैसा कि समझा, यूनिफॉर्मिटी के लिए गैप को हम अडॉप्ट करते हैं, ताकि ओवरऑल इंडिया में पूरे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन इंडिया है, उसको फॉलो करते हुए यूनिफॉर्मिटी रहे अकाउंटिंग प्रोफेशन में। तो हम देखते हैं कितने क्या क्या तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो गैप्स होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। तो ये कंसेप्ट हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये किसी अकाउंटिंग प्रोफेशन में, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में फॉलो होते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ओनर जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस एंटरप्राइजेस से अलग ट्रीट किया जाए, मतलब ओनर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसको और ओनर को सेपरेटली ट्रीट किया जाए, यानी कि पर्सनल उसके एक्सपेंसेस सेपरेट हो और बिजनेस के एक्सपेंसेस सेपरेट हो, पर्सनल फाइनेंसेस सेपरेट हो और बिजनेस के फाइनेंसेस सेपरेट हो, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में? जो हम बिजनेस में लेट से ओनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसको एज अ कैपिटल दिखाते हैं, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि एज अ आउटसाइडर है हमारे लिए, तो इसीलिए उसको एज अ बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाया जाता है। इसी कंसेप्ट के बेस पे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है। और मोरओवर जो भी एक्सपेंस वो पर्सनल एक्सपेंसेस विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसको हम ओनर के कैपिटल से रिड्यूस करते हैं, ना कि बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो जो भी वो खर्चा पर्सनल नेचर का करेगा तो उसको एज अ ड्राइंग कैपिटल से विड्रॉ दिखाते हैं। यही कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। सपोज मिस्टर एक्स है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 7 लाख रुपीज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस की और उन्होंने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी और बाकी बैलेंस जो बचा वो इन हैंड कैश मतलब हो गया। ठीक है, इसका मतलब है अब एंटरप्राइजेस जो है, जो फर्म है मिस्टर एक्स की, उसकी अगर हम स्टेट ऑफ अफेयर्स देखें एक बार तो क्या होगा कि 7 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो उसको एज अ कैपिटल दिखा देंगे 7 लाख। ये लायबिलिटी साइड होता है एंड ये एसेट साइड। ठीक, उसके बाद 5 लाख रुपए की मशीनरी ली, 5 लाख, देन बचा हुआ कैश इन हैंड मेंटेन हो गया। अब सपोज मिस्टर एक्स कुछ पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं 5,000 रुपए का, फैमिली एक्सपेंसेस है, तो इसको बिजनेस एक्सपेंसेस नेट ट्रीट करके
इनका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा और कैपिटल से माइनस किया जाएगा, जिसमें से ड्राइंग हम डिडक्ट करके 5000 माइनस कर देंगे और इधर हमारा जो एक्सपेंस होगा कैश होगा, कैश कम हो जाएगा। तो यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस एंटरप्राइजेस को अलग अलग ट्रीट करिए, उनको मिक्स मत करिए, उनके पर्सनल फाइनेंसेस अलग रखिए और बिजनेस फाइनेंसेस अलग रखिए। आइए दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मतलब कि जो ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स में मेजर हो सकता है, मनी यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है ट्रांजेक्शन की, उसी में रिकॉर्ड होगा, अगर उसमें मेजर होगा तभी ये रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग में। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मोरओवर ये कहता है कि जैसे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग यूनिट होती है, फिजिकल यूनिट्स होती हैं, लेकिन हमेशा अकाउंटिंग जो होगी वो मॉनेटरी यूनिट में होगी, ना कि उसकी फिजिकल यूनिट्स में। लेट्स से बिजनेस मैन के पास 2 एकड़ लैंड है, बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उस 2 एकड़ की लैंड की वैल्यू क्या होगी, वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी और अकाउंटिंग उसी में ही रिकॉर्ड होगी, ना कि इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट। जैसे कि ऐसे समझते हैं हम इसको कैसे कि जैसे एक बिजनेसमैन के पास एक एक्स बिजनेसमैन है, ओनर है, 2 एकड़ लैंड है, लेट्स से 5 कंप्यूटर्स है, 100 पीसेस फिनिश गुड्स हैं, तो इनके अलग अलग यूनिट है, तो इनको मॉनेटरी वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे। उसी उसी अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में। तो लेट्स से इसका 2 लाख वैल्यू है, इसका 1 लाख वैल्यू है एंड इसका 50,000 वैल्यू है। तो अगर मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन मेजर हो सकता है तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में। तो जो भी ट्रांजैक्शन मनी वैल्यू में मेजर हो सकते हैं उन्हीं को हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में वही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी टर्म्स में मेजर हो सके। जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, दो वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होते हैं, बट उनका जो परफॉर्मेंस है वो हम मनी वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर सकते, नहीं मेजर कर सकते, तो वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के स्कोप से, परव्यू से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिटी कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार हम समझते हैं कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें होता है कि बिजनेस जो इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, ये मान के होते हैं कि बिजनेस की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है। मतलब बिजनेस जो हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है और फॉरसिबल फ्यूचर में उसको कर्टेल, जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको कर्टेल नहीं किया जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है। तो सारे ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में वो इस ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, कोई शॉर्ट टर्म पीरियड में हमारा उसको बंद करने का कोई प्लान नहीं है। इसी रीज़न से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही जो हम बिजनेस में लेट से कोई एसेट खरीदते हैं, तो एसेट जब खरीदते हैं तो उसको हम एज एसेट दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ना कि वो उस पर जो पैसा खर्चा हुआ एसेट खरीदने में वो हम डायरेक्टली राइट ऑफ या प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं। उसको पहले हम बैलेंस शीट में एसेट दिखाते हैं क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए एसेट है। एसेट लेट से मशीनरी खरीदते हैं, वो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होगी, तो उससे आगे आने वाले समय में मुझे इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो डिराइव होगा मशीनरी से। तो मशीनरी का हमारा पर्पस ये नहीं है कि मशीनरी को सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, उसको हम एज एसेट दिखाते हैं और उसका जो वियर एंड टीयर होता है उसको हम डेप्रिसिएशन के फॉर्म में P&L में चार्ज करते हैं। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही होता है कि जो एसेट हम खरीद रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, उससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करेंगे, ना कि हम पूरे जिस साल हम खरीद रहे हैं उसी साल उसको एक्सपेंस मान लेंगे कि हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और वो हमारे लिए एज ए एक्सपेंस हो गया। नहीं, वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होगा, वो हमारे लिए एसेट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होगा, उससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कराएंगे और धीरे धीरे उस वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे। ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो आप समझते हैं कि क्या होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है? तो जैसा कि हमने गोइंग कंसर्न में जाना कि
जो बिजनेस है वो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ये देख के होते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि जैसे कि अब लाइफ जो है इनफाइनाइट होगी, और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में ये होता है कि जो जो लॉन्ग लाइफ है बिजनेस की उसको एक वर्केबल फ्रैक्शन ईयर में उसको डिवाइड किया जाए। मतलब कि हम अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की एंड में अगर मेजर करेंगे तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, कोई यूजफुलनेस नहीं होगी। तो इसीलिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस को जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो एक मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में उसको डेफिनेट पीरियड के लिए उसको रिकॉर्ड करिए। मतलब कि जो बिजनेस की यूजफुल लाइफ है, लॉन्ग टर्म लाइफ है, उसको छोटे छोटे ईयर में डिवाइड करिए। जो भी अकाउंटेंसी होगी, जो भी अकाउंटिंग होगी, वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए होगी। जो फाइनेंशियल पोजीशन निकलेगी वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए निकलेगी। यही कहता है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आइए समझते हैं क्या होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड को डेफिनेट लेट से एक ईयर का मान लिया जाएगा। इंडिया में ये फॉलो होता है अप्रैल से मार्च तक का। इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है वो कि डेफिनेट पीरियड के लिए हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं ताकि वो यूजर्स के लिए यूजफुल हो, चाहे वो ओनर के लिए हो, चाहे टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए हो। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम उसको डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करते हैं। तो गोइंग कंसर्न में हमने समझा कि जो बिजनेस होता है वो इंडेफिनेट लाइफ के लिए होता है, लेकिन फॉर बिजनेस एंटिटी इट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो लाइफ के बिजनेस की लाइफ के एंड में परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। तो इसीलिए हम जनरली पूरे पीरियड को डिवाइड कर देते हैं, लेट से 1 ईयर के लिए उसको डिवाइड करके उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। और ये पीरियड अलग भी हो सकता है, 1 साल से कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या फैसिलिटेट करता है? बेसिकली जब शॉर्ट डेफिनेट पीरियड होगा, अलग अलग पीरियड होगा, तो इसमें क्या होगा, कंपैरिजन हो सकेगा अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के लिए। और अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड होगा तो कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसी होंगी, उसी हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। और इसी से हम आगे जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये जो इसका बेस बनता है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीरियोडिसिटी होना जरूरी है कि हमारा एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड हो, ना कि बिजनेस की लाइफ को पूरा मतलब सारा रेवेन्यू बिजनेस की लाइफ में रिकॉग्नाइज करें और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करें, तो उसका कोई यूसेज नहीं होगा यूजर्स के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली बेस्ड होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करिए वो आप उस बेसिस पे करिए, ड्यू बेसिस पे, कि जब ट्रांजेक्शन अकर हो तब आप उसको रिकॉर्ड करिए, ना कि कैश रिसीव हो या कैश हो तब आप उसको रिकॉर्ड करें। तो क्या कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट? ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस आर रिकॉर्डेड on due basis or mercantile basis and when as the event is occurred, not when the cash money paid or money received। ये हमारा accrual concept कहता है कि आप ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करिए जब आप उसको जब ट्रांजेक्शन इवेंट हो रहा है, ना कि उसका जब पैसा आ रहा है, पैसा दे रहे हैं हम। तो क्या बोलता है ये? अंडर accrual concept the effects of transaction or other events are recognized on mercantile basis, यानी कि when they occur and not as cash or cash equivalent is received or paid, they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate। तो यही बोलता है। अब इसको जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम पहले समझते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होता है। रेवेन्यू होता है जो हम सर्विस सेल कर रहे हैं, जो गुड्स सेल कर रहे हैं, उससे जो ग्रॉस इनफ्लो होता है वो रेवेन्यू होता है। और उसी को अर्न करने के लिए जो हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है जो आप बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आप तब करो जब वो अकर हो रहा है। कैश रिसीव कैश पेड तो अलग चीज़ है। तो इसी एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे ये बोलता है कि प्रॉफिट का मतलब जो है वो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ना कि कैश पेड। तो एक्रूअल कंसेप्ट बेसिकली क्या बोलता है कि आप प्रॉफिट को मानिए, क्या होगा आपका प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ना कि कैश पेड
या कैश रिसीव ना कि कैश रिसीव माइनस कैश पेड, ये नहीं होता है, ये होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आपको कैश को नहीं देखना है, आपको देखना है कि कब हमारा इवेंट अकर हो रहा है। कैश हो सकता है बाद में, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो एसेट और लायबिलिटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई होती हैं। आप सपोज कि मिस्टर एक्स है, उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया, तो जो उनका लेट से 60,000 रुपीज़ रेवेन्यू है, लेकिन जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 50,000। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू को 60,000 मानेंगे, 10,000 हमारा ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा जो आगे जाके हमें रिसीव होगा, है ना। तो ये कंसेप्ट वही कहता है कि आप रेवेन्यू को फुल रिकॉग्नाइज कीजिए रिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड और कैश रिसीव। इसी तरह एक्सपेंसेस को भी आप जब हो रहे हैं तब रिकॉग्नाइज कीजिए, रादर देन जब आप उसको पे कर रहे हो। ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक क्लोथ मर्केंटाइज बिजनेस स्टार्ट किया। ही इन्वेस्टेड ₹50,000, बॉट मर्केंटाइज वर्थ ₹50,000। 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 50,000 के गुड्स खरीद लिए, और उसने सारे वो वाले गुड्स 60,000 रुपये में बेच दिए। कस्टमर ने इसको 50,000 रुपये दिया और 10,000 रुपये आगे आके मिल जाएंगे, तो उसका रेवेन्यू इस केस में होगा 60,000, और जो उसको क्या कहते हैं एक्स को जो पैसा मिलना होगा वो रिसीवेबल के फॉर्म में होगा। तो ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। तो ये जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो और मैचिंग कॉन्सेप्ट अब पढ़ने जाने, तो आपस में इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो हम रेवेन्यू अपनी बुक्स में एक्चुअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी उसी रेवेन्यू से लिंक होने चाहिए, मतलब उससे मैच होने चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो एक्सपेंसेस हुए रेवेन्यू को अर्न करने में, आप उसी को एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में समझा था उसमें उसको रिकॉग्नाइज करिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक्सपेंसेस हुए हैं जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए नहीं हुए, वो उस पीरियड में अगर नहीं हुए तो उसको रिकॉग्नाइज उस पीरियड में करें, उसको आप दूसरे पीरियड में करेंगे जिस पीरियड में उसका रेवेन्यू अर्न किया गया होगा। तो हमारे जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, मैचिंग, पीरियोडिसिटी और एक्चुअल कॉन्सेप्ट, हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में क्या है कि मिस्टर पी के ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिन्होंने 10,000 पीसेस गारमेंट्स खरीदे और 8,000 पीसेस सोल्ड आउट कर दिए, और अकाउंटिंग पीरियड हमने सिलेक्ट किया 12 मंथ्स का। उसके बाद उन्होंने शॉप का रेंट पे किया 3,000 पर मंथ, और 8 लाख रुपीस उन्होंने जो सप्लायर से गारमेंट्स खरीदे उसके लिए पे किया, 10,000 कस्टमर से उनको रिसीव किया। तो हम तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेट ऑफ अफेयर्स देखते हैं कैसे तीनों कंसेप्ट ये फॉलो होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या खरीदा? परचेजेस किया गारमेंट्स का, जो कि 10,000 पीसेस है 100 रुपीज़ के। कितने रुपए का हो गया? 10 लाख का। इन्होंने पे कितना किया इसके लिए? जो कैश पे किया वो किया 8 लाख, और बच गया 2 लाख जो इनको पे करना है। तो ये हमारा ट्रेड पेबल बन जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने सेल क्या किया? तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ? एक्चुअली हुआ, क्योंकि परचेज हमने 10,000 आइटम्स के 100 रुपीज़ पे हमने 8 लाख किया। अगर हम कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो 8 लाख हमारे लिए गया, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज किए रिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड और कैश रिसीव्ड, तो 10 लाख रुपये हमारा परचेजेस हो गया, एक्सपेंस यानी कि। सेल क्या हुआ? 8,000 पीसेस सेल हुए, 150 पीसेस, कितना हुआ रेवेन्यू? 12 लाख। लेकिन इनको रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 10 लाख रुपए। जो कैश रिसीव हुआ तो 10 लाख हुआ, यानी कि 2 लाख रुपए अभी रिसीव होना है, जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा।
तो ये एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से ही हुआ कि हमने ये नहीं कंसीडर कि हमें क्या रिसीव हो रहा है, बल्कि हमने क्या रेवेन्यू अर्न किया, जो हमारा ग्रॉस इनफ्लो है, वो रेवेन्यू है, वो 12 लाख रुपए है, वो हमने अर्न किया। और इनका एक शॉप का रेंट भी है जो है 3000 पर मंथ। इन्होंने पे कितना किया 11, बट हमारा पीरियडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने का है, हम क्योंकि डेफिनेट पीरियड में इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा 12 महीने के हिसाब से 36,000 हुआ। लेकिन इन्होंने पे कितना किया 33,000। 3,000 अभी इनको पे करना, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। तो हमने देखा कि पीरियडिटी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैसे इंटरलिंक्ड है, कि हमने रेंट जो अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का है और 3,000 रुपये रेंट पे किया, 11 महीने का पे किया, लेकिन जो हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहे हैं वो 12 महीने की निकाल रहे हैं, तो एक्सपेंस 12 महीने का कंसीडर होगा। उसके बाद ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि क्या हमारा P&L और बैलेंस शीट बनेगी, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और क्या हमारा बैलेंस शीट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो P&L देखते हैं क्या होगा। रेवेन्यू क्रेडिट साइड आएगा जो कि है 8,000 पीसेस का 150 के हिसाब से 12 लाख। और एक्सपेंस परचेजेस है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला है, एक्सपेंस शुड बी लिंक्ड विद रेवेन्यू। तो हम खरीदे तो 10,000 रुपये के 10,000 आइटम्स है, लेकिन बुक करेंगे 8,000 क्योंकि हमने रेवेन्यू 8,000 का किया है। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। तो ये होगा 100 रुपीज़ का खरीदा है, तो ये होगा 8 लाख रुपीज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और रेंट हम एक्सपेंस बुक करेंगे 3,000 इंटू 12। तो हमने जो पे किया उससे नहीं मतलब है, हमने जो इंकर किया वो हमने बुक किया एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 3,64,000। अगर हम सिर्फ कैश पे कैश रिसीव देखते तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस होता और 33,000 रेंट का, तो हमारा प्रॉफिट कुछ और आता अगर कैश बेसिस पे देखते। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3,64,000 आ रहा है। तो ये एक्यूरेट पोजीशन है, क्योंकि हमने कैश को ना देखते हुए हमने ट्रांजैक्शन जो अकर हुआ जो उस हिसाब से हमने रिकॉग्नाइज किया है। तो बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं कैसे उसकी बनेगी, क्या एसेट एंड लायबिलिटीज आएंगे। इसमें हमारा 2,000 आइटम की इन्वेंट्री बच गई जो होता है 2 लाख रुपए। फिर हमने बताया था ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे 2 लाख, क्योंकि अभी रिसीव करना है। जो हमने प्रॉफिट अर्न किया वो कैपिटल ऐसा हो जाएगी हमारी 3,64,000। और ट्रेड पेबल जो हमें अभी 2 लाख रुपए पे करना है। और हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमारा रेंट का एक्सपेंस है 3,000 रुपीज़ अभी पे करना है। और हमारा बचा हुआ 10 लाख में से 8 लाख माइनस 33,000 1,67,000 कैश हो जाएगा। तो ये हमारी पोजीशन बनेगी तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। हमने जैसे कि बताया कैश सिस्टम फॉलो करते तो पोजीशन अलग होती, लेकिन इससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्यूरेट P&L बैलेंस शीट तैयार होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। गोइंग कंसर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी एसेट बैलेंस शीट में वैल्यू हो रही है वो उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी उस पर वैल्यू करेंगे, उस पर हम शो करेंगे। वो वैल्यू होगी जो एसेट खरीदा उसकी परचेज वैल्यू प्लस उसकी एक्विजिशन कॉस्ट जो उसको रेडी टू यूज़ बनाने में खर्च हुई, जो भी सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे उस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है बेसिकली कि एसेट को जो हम दिखाते हैं वो कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अगर वैल्यू चेंज होती है एसेट की
तो उसको बार बार चेंज करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे डेटा को कि हम एक जब पीरियडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं, तो अगर ईयर ऑन ईयर हम चेंज करेंगे वैल्यू तो डेटा कंपेरेबल नहीं बन पाएगा। तो हमेशा बोलते हैं यार हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाइए जिस वैल्यू पे आपने खरीदा था, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो। है, ये होता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्या कहते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस इट। मतलब कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक मशीनरी है 5 लाख रुपीस की, अगर आज उसकी करंट मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपीस है, मशीनरी है 5 लाख रुपीस की, उसकी करंट मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। अब हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में देखा था तो हम मशीनरी लेट्स खरीद रहे हैं, तो लेट्स से प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हम इसको सेल करने के लिए तो खरीद नहीं रहे, तो इसकी आज की करंट मार्केट वैल्यू हमारे लिए रिलीवेंट नहीं है। तो हम जो कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से मेजर करेंगे, जो वैल्यू शो करेंगे वो 5 लाख रुपए पे करेंगे। और रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि जब तक आप वैल्यू जो गेन है वो रियलाइज ना करो, करंट मार्केट वैल्यू 15 लाख की 10 लाख रुपए का आपको अनरियलाइज्ड गेन है, तो आप जब तक इसको रियलाइज ना करो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज ना करिए। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप वैल्यू को हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाइए, वो कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है। और जब तक ये गेन रियलाइज नहीं होता है, आप उसको जब तक मटेरियलाइज नहीं होता है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड मत कीजिए, ये हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है। नेक्स्ट हम आते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड होते हैं, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट, एक होता है क्रेडिट। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, तो एक तरफ हमारा एसेट बढ़ेगा फर्नीचर, और कैश में किया और हमारा एसेट कम होगा, कैश कम होगा और फर्नीचर बढ़ेगा। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, ताकि उससे अर्थमेटिकल आगे जाके ट्रायल बैलेंस बनता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, उससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक होती है। डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, हमेशा डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है। और इसी से हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आती है जो कहता है एसेट जो है हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। इन्हीं तीन एलिमेंट पे डेबिट क्रेडिट होगा। यही दो एस्पेक्ट हैं जो इफेक्ट होंगे। एसेट कभी बढ़ेगा तो लायबिलिटी हो सकता है कम हो। तो ये इनमें इंटर रिलेशन होता है कि एक एसेट, अगर एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी बढ़ेगी, और एसेट कम होगा तो लायबिलिटी कम होगी। इस तरीके से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं, दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है अकाउंटिंग में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है डुअल कॉन्सेप्ट। कि मशीन खरीदी 50,000 की और कैश में खरीदी, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी इंक्रीज हो गई और कैश डिक्रीज हो गया, दो अकाउंट इफेक्ट हुए। नेक्स्ट क्रेडिट पे मशीनरी खरीदी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई और क्रेडिटर बढ़ गए तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। कैश पे टू रिपे बैंक लोन रिपे किया तो लायबिलिटी कम हो गई और कैश कम हो गया। नेक्स्ट बैंक लोन रेज किया दूसरे बैंक लोन के लिए, लायबिलिटी एक तरफ कम हुई, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। ये हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटेंट को सारे प्रोबेबल लॉस, जो उसको लॉस दिखाई दे रहे हैं, जो हो सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने चाहिए। और कोई फ्यूचर गेन रहे या अनरियलाइज्ड गेन है जो हो सकते हैं बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। मतलब ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि सारे फ्यूचर लॉसेस को या सारे प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉग्नाइज करिए, और कोई भी अगर आपको गेन दिख रहा है पॉसिबल फ्यूचर में तो उसको रिकॉग्नाइज मत करिए। ये पाथ फॉलो किया जाता है कंजर्वेटिज्म में। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो हमने अभी तक इतने रूल समझे
और उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह फॉलो होती है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अलग अलग ईयर में जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करते हो उसको कंसिस्टेंटली रखिए, उसको चेंज मत करिए। जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे, लेट से एक ईयर में एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है, उसको रेगुलरली फॉलो करिए, अनलेस कोई चेंज रिक्वायर्ड बाय लॉ है या कोई रीज़न है चेंज करने का, कोई वैलिड रीज़न है, उसको तब चेंज कीजिए, वरना उसको कंसिस्टेंट रखिए ताकि हमारा डेटा कंपेरेबल हो सके और यूजर्स के लिए मीनिंगफुल डेटा हो सके। ये हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है। फिर आता है नेक्स्ट फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ होते हैं वो यूजर्स की नीड के लिए होते हैं। मतलब यही एक तरीका है, एफएस बिजनेस की अकाउंटिंग जो होती है बिजनेस की लैंग्वेज होती है। हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि बिजनेस का क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा एक डेफिनेट पीरियड के बाद। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो बिल्कुल फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए। और वो जरूरी नहीं है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बने, वो एज अ नोट्स फुट नोट्स के तरीके से दिखाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे यूजर्स को है जानी चाहिए, वो हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है। तो देखते हैं क्या बोलता है ये। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज must be fully and completely disclosed in the financial statements and their accompanying footnotes। मतलब footnotes के जरिए दिखाने चाहिए सारे important facts। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कंसेप्ट है हमारा, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इमटेरियल है उसमें फालतू टाइम वेस्ट ना करके जो मटेरियल फैक्ट्स हैं बिजनेस के लिए वही हमें डिस्क्लोज। फुल डिस्क्लोजर में मतलब ये एक्सेप्शन है एक तरह से। फुल डिस्क्लोजर में हमने देखा कि सारा कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि वही फैक्ट्स दिखाइए जो यूजर्स के लिए मटेरियल हो, डिसीजन मेकिंग के लिए मटेरियल फैक्ट्स हो, वही आप डिस्क्लोज करिए। सारे छोटे छोटे फैक्ट्स भी मत डिस्क्लोज कीजिए जो यूजर्स के लिए मटेरियल है ही नहीं। सपोज हमारी 5000 नेटवर्क की कंपनी है और हम एक डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया 100 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का, तो वो मटेरियल नहीं हुआ हमारे लिए, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो मटेरियल कंसेप्ट यही बोलता है कि जो इमटेरियल फैक्ट्स वगैरह हैं वो आप डिस्क्लोज मत करिए, उसमें टाइम मत वेस्ट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमने इतने तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे, तो उनमें से एक गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये तीन मतलब जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं यूजर्स को दिए जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि ये तीन अजम्पशंस तो फॉलो हुए ही होंगे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। मतलब उसमें ये लिखना नहीं पड़ेगा कि हमारे फॉलो है, ये यूज़र मान के चलेगा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं तो ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है जो मान के चला जाएगा कि ये फॉलो हुए ही होंगे। अगर ये नहीं फॉलो हो रहे हैं तो स्पेशली फुटनोट के जरिए डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारे इनमें से कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो नहीं फॉलो हुआ है। इसीलिए हम इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, एक गोइंग कंसर्न, एक कंसिस्टेंसी, एक अक्रूवल। अगर ये तीन नहीं फॉलो हुए तो इसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करते वक्त नहीं फॉलो हुए हैं। इन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो हमने अभी तक पूरा क्या क्या समझा, क्या होता है गैप, कितने तरीके क्या क्या तरीके के गैप्स होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने समझा बहुत तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझे, इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और फिर पीरियोडिसिटी मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉस्ट रियलाइजेशन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये सारे हमने कॉन्सेप्ट आज सीखे। एक बार हम इसको एक एग्जाम्पल्स और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या तरीके के हमने सीखे प्रिंसिपल्स। एक है, पहला है, इसमें से हम करेक्ट आंसर आप चूज करिए कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग को डेफिनेट पीरियड में हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है। इसका आंसर होगा अकाउंटिंग पीरियड। क्या आंसर होगा इसका? अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट है हमारा कि which concepts that a business enterprises will not be sold or liquidated in the near future। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट बोलता है? हमने देखा था
ये जो कंसेप्ट होता है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, जिसमें बोलता है कि हमारा अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, हम फोर्सिबल फ्यूचर में उसको कर्टेल करने का नहीं सोचे, उसी बेसिस पे हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है मोहन परचेज गुड्स वर्थ ₹15 lakh and sold 4/5 of the goods amounting to ₹18 lakh and made expenses amounting to ₹2.5 lakh during the year 2020. He counted net profit as 350. हमने डिस्कस भी किया था, इसमें जो कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ, 4/5 उन्हें एक्सपेंसेस लिया तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ, इसीलिए उसका नेट प्रॉफिट 3,50,000 आया। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम लोग कि पहला है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड एज, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो भी एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से लिंक होने चाहिए, उसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या होगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट्स टू रिजॉल्व अनसर्टेनिटी and doubt in the favor of understating assets and revenue and overstating liabilities. हमने एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें बोलता है कि प्रोबेबल लॉसेस जो है उसको रिकॉग्नाइज करिए और जो गेन्स है उसको रिकॉग्नाइज मत करिए, यानी कि इसका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, the dash concept requires that same accounting method should be used from one accounting period to the next. हमने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल समझा था, उसमें कहता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को रेगुलर सेम रखिए, बार बार चेंज मत कीजिए, ये हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है। होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आई, और जो हमने आज पूरा डिस्कस किया अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वो आपको समझ में आए। और आपको अगर कोई किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे जूम मीटिंग के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। होप जो आज हमने डिस्कस किया गैप्स के बारे में, जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो आपको समझ में आए। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो रहा है तो आप हमसे जूम मीटिंग के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिजनेस पाठशाला में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या आप जानते हैं कि भारत के पानीपत को एशिया का ब्लैंकेट हब कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भारत का 3/4 ब्लैंकेट प्रोडक्शन होता है। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में ब्लैंकेट की कितनी ज्यादा डिमांड है। सर्दी के मौसम में ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल हर घर में देखने को मिल जाता है। आजकल तरह तरह के ब्लैंकेट जो कॉटन, वूल, नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर जैसे विभिन्न फाइबर में उपलब्ध हैं। किसी की भी जरूरत के हिसाब से वेट और सॉफ्टनेस के अनुसार विकल्प चुनने में मदद करते हैं और सर्दी से बचाने के लिए काम आते हैं। ब्लैंकेट कई मोटे धागों से बुने जाते हैं, जिन्हें अलग अलग सिंगल यार्न से भी जोड़ा जाता है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये कंज्यूमर के लिए कंफर्टेबल हों। जाहिर सी बात है कि सर्दी से राहत देने और लोगों के कंफर्ट का ख्याल रखने वाले ब्लैंकेट्स का मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2020 में ब्लैंकेट इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज लगभग $20.26 बिलियन था और 2019 से 2025 तक इसके 4.5% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप भी ये फायदेमंद बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं तो 120 से 180 ब्लैंकेट्स पर डे प्रोडक्शन के लिए आपको 45 से 50 लाख मशीन कॉस्ट, 30 से 35 किलोवाट पावर कनेक्शन, 4000 से 4500 स्क्वायर फीट एरिया और 15 से 20 मैन पावर की जरूरत होगी। साथ ही आपको 60 से 65 लाख की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इस व्यवसाय से आप 25% से 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। पिलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारे रेस्ट और प्रॉपर स्लीप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पिलो यानी तकिया हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। किसी मुलायम पदार्थ जैसे कॉटन से स्टफ्ड पिलो को लेटेक्स फोम और पॉलिएस्टर फोम आदि से भी फिल किया जा सकता है। केवल हमारे कंफर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि पिलो को एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
पिलो के यूजेज को देखकर ये कहा जा सकता है कि पिलो मैन्युफैक्चरिंग एक बेनिफिशियल बिजनेस आइडिया है। 2022 में पिलो का ग्लोबल मार्केट 13.7 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था और 2023 से 2028 तक इसके 5.1% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप इस लाभदायक व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो 800 पीसेस पर डे की प्रोडक्शन के लिए आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 12 से 14 मैन पावर और 10 से 12 लाख मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर 15 से 20 लाख की जरूरत होगी और आप सालाना 17% से 20% प्रॉफिट कमा सकेंगे। किड्स वियर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भारत ग्लोबल लेवल पर रिटेल गारमेंट सेक्टर में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है और अब ये किड्स वियर मार्केट का भी एक केंद्र बनता जा रहा है। किड्स वियर इंडस्ट्री 14 साल तक के बच्चों के शर्ट्स, टी शर्ट्स, हैट्स, टॉप, फ्रॉक, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, जैकेट्स और बेबी सूट्स आदि यानी बच्चों की जरूरतों के सभी गारमेंट्स की इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री की लगातार वृद्धि की एक बहुत बड़ी वजह है देश की जनसंख्या। इतना ही नहीं, आजकल पेरेंट्स बच्चों के कपड़ों के ट्रेंड और फैशन के बारे में जागरूक हैं, इसलिए वो ट्रेंडिंग किड्स वियर की मांग करते हैं और इसी वजह से किड्स वियर मैन्युफैक्चरिंग एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया बनकर उभरा है। 2022 में इंडियन किड्स वियर मार्केट साइज 21.1 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था और 2023 से 2028 तक इसके 2.6% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इतने फायदेमंद बिजनेस को 160 से 200 पीसेस पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया और 5 से 10 किलोवाट पावर कनेक्शन के साथ ही 9 से 10 मैन पावर और 5 से 8 लाख मशीन कॉस्ट की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के लिए आपको 8 से 13 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और आप इससे 20% से 25% मुनाफा कमा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या आप जानते हैं कि इंडियन कारपेट्स ग्लोबल लेवल पर काफी मशहूर हैं और विदेशों में इनकी कीमत 5 गुना ज्यादा है। अगर क्वांटिटी और वैल्यू की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इंडिया कारपेट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में पहले स्थान पर है। कारपेट दरअसल एक टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग होती है जो घर को साफ और सुंदर रखने के काम आती है और इस वजह से कारपेट की मांग मार्केट में निरंतर बनी रहती है। भारत अपने टोटल कारपेट प्रोडक्शन का लगभग 85 से 90% एक्सपोर्ट करता है। 2021 से 2022 के दौरान इंडियन हैंडमेड कारपेट्स और अन्य प्रकार के कारपेट्स के एक्सपोर्ट में 19.5% की वृद्धि दर्ज की गई और इसकी मार्केट साइज का 2028 तक 6.15% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 10 मैन पावर और 4 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। आप इस व्यवसाय को 10 से 12 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और 8% से 10% प्रॉफिट मार्जिन भी आसानी से कमा सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा।